नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। 1 साल पूरे हो गए उस ऐतिहासिक दिन के। उस अविस्मरणीय पल की बरसी पिछले ही हफ्ते बीती है। साल भर पहले लोकतंत्र के चौथे खंभे की अर्थी इन्हीं 4 कंधों पर बड़ी शान से निकली थी। हो बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया है। पाकिस्तान का पायलट पकड़ा गया। लाठी में राजस्थान में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट का पायलट पकड़ा गया है। अंजना, ये भी हम स्पष्ट कर दें, ये बड़ी खबर और भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। यूं तो यह जनाजा आए दिन प्राइम टाइम पर निकलता है, लेकिन वह दिन बहुत खास था। लाज शर्म की हर दीवार तोड़कर खबरिया चैनलों ने यह ऐलान किया था कि पग घुंघरू बांध मीरा जिस धुन पर नाची थी वह धुन सरकारी थी। वह चीख चीख कर बता रही थी कि वह धुन दरअसल भारतीय खबरिया चैनलों को लग चुका घुन है, जो उसे गहराई तक खोखला कर चुका है। आई एम सॉरी बाबू। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए। एक तरफ भारतीय सेना का पराक्रम था, दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की पीड़ा, और इन सब के बीच लश्कर नोएडा की बैरकों में घात लगाकर बैठे उन उड़कचुल्लुओं को भी याद करना जरूरी है, जिन्होंने युद्ध को राष्ट्रीय संकट नहीं बल्कि टीआरपी का राष्ट्रीय मुजरा बना दिया था। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर में। पिछले साल मई के महीने में फेक न्यूज, आधी अधूरी सूचनाओं और युद्धोन्माद का जहरीला कॉकटेल परोसा गया। इसने भारतीय पत्रकारिता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदूषक और जोकरई वाली छवि का निर्माण किया। कोई स्क्रीन पर मिसाइलें छोड़ रहा था, कोई पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर चुका था। स्टूडियो में बैठकर ऐसी हुंकार भरी जा रही थी जैसे एंकर पत्रकार नहीं, मोहल्ले के अखाड़े में लंगोट कसकर उतरे दंडपेलू पहलवान हो। अरे ओ पाकिस्तानियों, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। पाकिस्तानियों, बहुत अच्छी तरह से मारेंगे। बंदूक और रॉकेट भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। हम और आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां सर्जरी शुरू भी हो चुकी हो शायद। और मैं यहाँ पर बहुत होशो हवास के साथ ये बात कह रही हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन क्या है? पाकिस्तान को औकात और हैसियत में रखना। इन हुड़कचुल्लुओं के लिए फेक न्यूज कोई गलती नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट थी। और दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं कि मीडिया ने झूठ फैलाया, असली दिक्कत यह है कि उसने देशभक्ति को भी तमाशा बना दिया। और ये सब इसलिए ताकि टीआरपी का सिंदूर थोड़ा और गाढ़ा हो सके। एक आध चीज इधर उधर हो गई, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? एक कहावत है कि कुत्ते की दुम 12 साल तक पाइप में रख दीजिए मगर वह सीधी नहीं होगी। सीधी और भी बहुत सी चीजें नहीं होती, उनमें से एक है दरबारी एंकर। सीधा होना इनके संस्कार में ही नहीं है। ताजा वाकया है बंगाल में आए चुनावी नतीजे, जिसमें भाजपा को बड़े पैमाने पर सफलता मिली है। सरकारी वजीफे पर पलने वाले एंकर अशोक श्रीवास्तव और अडानी जी की गोद में बैठे एनडीटीवी के आदित्य राज कौल को ही लीजिए। भाजपा की जीत के जश्न में दोनों ने मजे हुए चीयर लीडरों को भी पीछे छोड़ दिया। जश्न का ऐसा नशा कि पुराने और फर्जी वीडियो भाजपा की जीत का जश्न बताकर ठेल दिए गए। ये वीडियो बहुत कुछ कहता है। पश्चिम बंगाल के लोग सत्ता परिवर्तन और टीएमसी ममता बनर्जी की विदाई का जश्न मना रहे हैं। किसी के हाथ में जीतने वाली पार्टी भाजपा का झंडा नहीं, लोगों के हाथ में या तो तिरंगा है या तो भगवा पताका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी समर्थकों में जश्न का माहौल, चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। जिस वीडियो को ये हुड़कचुल्लू बंगाल की जीत का जश्न बता रहे थे, उसका चुनावी नतीजों से उतना ही लेना देना है जितना इन दरबारियों का पत्रकारिता से। असल में यह वीडियो मार्च 2026 का है, जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और प्रयागराज में लोग नाच गाकर जश्न मना रहे थे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दी। बंगाल की बात चली है तो इससे जुड़ी कुछ और बातें करते चलते हैं।
आज़ाद भारत के 70-80 सालों के सफ़र में बहुत सी कामयाबियां मिली हैं, बहुत से गर्व के पल आए हैं, लेकिन भारत के संसदीय लोकतंत्र के सफ़र में एक चीज़ पहली दफ़ा हुई है और यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुई है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना है जो सरेआम कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़ा जा चुका है। राजनीति में अब तक कम से कम इतनी शुचिता और मर्यादा रही है कि मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पर खुलेआम पैसे का लेन देन करने वाला नहीं बैठा था। भारत के लोकतंत्र ने यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी के सानिध्य में ही अर्जित की है। 5 लाख रुपीस 5 लाख रुपीस। पार्टी विद डिफरेंस का नारा लगाने वाली भाजपा ने इस जुमले को शब्दशः चरितार्थ किया है। भाजपा ऐसे ही बाकी दलों से अलग नहीं है। यह बात नहीं है कि मोदी जी हमेशा से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के इतने हितैषी रहे हों। एक ऐसा वक्त भी था जब मोदी जी और शाह जी इसी शुभेंदु अधिकारी के भ्रष्टाचार की खिल्ली उड़ाया करते थे। कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं, और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? वह अलग दौर था। तब शुभेंदु ममता बनर्जी के सबसे करीबी और टीएमसी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। फिर 5-6 साल पहले उनके ऊपर मोदी सरकार के सबसे खतरनाक हथियार सीबीआई का हमला हुआ और फिर शुभेंदु भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद का सारा काम भाजपा के उस चमत्कारिक वॉशिंग मशीन ने किया जिसमें धुलकर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी, बेईमान, अनैतिक आदमी ईमानदारी की दुग्ध धवल मूर्ति बन जाता है। दरबारी मीडिया की करतूतों के दम पर भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी गई गुजरी स्थिति में है। वैसे भी गोदी मीडिया से निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे मच्छर से ब्लड डोनेशन की उम्मीद करना। हाँ, न्यूज़ लॉन्ड्री जरूर चाहता है कि इस देश में निष्पक्ष और जनता के हक की पत्रकारिता हो। इसीलिए हम पूरे महीने प्रेस फ्रीडम का जश्न मना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पत्रकारिता किसी कॉरपोरेट या फिर सरकारी विज्ञापन की मोहताज न बने तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर पत्रकारिता को विज्ञापन के पिंजरे से आजाद कीजिए। और अब बात करते हैं भारतीय मीडिया की महान गणितज्ञ अंजना ओम कश्यप की। अंजना जी अपनी पूरी बौद्धिक शक्ति झोंक कर समझा रही थी कि कांग्रेस मुसलमानों की और भाजपा हिंदुओं की पार्टी क्यों है। अपने शो के दौरान उन्होंने डेटा और स्ट्राइक रेट का ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि न्यूटन भी अपनी कब्र में करवटें बदलने लगे। एक जमाना था जब चुनाव में कांग्रेस के गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक मुस्लिम उम्मीदवारों से ज्यादा होता था, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 3% रहा, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक 0। असम में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 90% रहा, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का सिर्फ 1%। तमिलनाडु में भी मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 50% रहा, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का सिर्फ 15%। केरल में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 42% रहा, जबकि गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का 73% रहा। और यही कारण है कि अभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाली राजनीति करने के आरोप अब कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी लगा रही है। इस जहरीली और सांप्रदायिक एनालिसिस को देखकर साफ समझा जा सकता है कि अंजना पत्रकारिता नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की पक्षकारिता कर रही थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से कुछ चुनिंदा नतीजों और आंकड़ों का मनमाना विश्लेषण कर यह थ्योरी ठेल दी कि कैसे टीएमसी और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और भाजपा ने हिंदुओं का नेतृत्व किया। पहले कुछ साधारण से आंकड़ों को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% के आसपास है, मगर कांग्रेस ने सिर्फ 21% टिकट ही मुसलमानों को दिए। असम में मुस्लिम आबादी 34% से ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस ने करीब 20% टिकट मुसलमानों को दिए। इसी तरह केरल में मुसलमान 26% के आसपास हैं, मगर टिकट सिर्फ 13% दिए गए। तमिलनाडु में कांग्रेस ने थोड़ा दरियादिली दिखाई। वहां करीब 6% आबादी वाले मुसलमानों को 7% टिकट दे दिया। यानी ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस ने मुसलमानों को उनकी आबादी से कम ही टिकट दिया है। अब हम अंजना के उस बयान की बात करते हैं जिसमें वो आरोप लगा रही कि विपक्ष सिर्फ मुस्लिम वोटों की सियासत करता रहा। क्या यह कहना सही है? दरअसल यह पूरे चुनावी नतीजों की एक गलत और आधी अधूरी तस्वीर है और साथ ही यह आपराधिक रूप से सांप्रदायिक नफरत और बंटवारा पैदा करने वाली मंशा से की गई व्याख्या है। अंजना के विश्लेषण पर दो सहज और साधारण सवाल पैदा होते हैं।
क्या कांग्रेस, टीएमसी या दीगर सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ही टिकट दिया था? इसका उत्तर हमने पहले ही आपको दे दिया कि किस तरह से कांग्रेस ने आबादी के अनुपात में मुसलमानों को कम ही टिकट दिया था। दूसरा सवाल, भाजपा ने मुसलमानों को कितना टिकट दिया था? जवाब है 0। और जब एक पार्टी 27 और 34% आबादी को टिकट देने लायक भी नहीं समझती, तो फिर अंजना जैसों के इस सड़क छाप विश्लेषण का कोई मतलब नहीं रह जाता। खुल्लम खुल्ला एक शब्द है तुष्टीकरण। इसका बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तुष्टीकरण क्या सिर्फ मुसलमानों का ही हो सकता है? जो भाजपा कर रही है वह हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? जो काम अंजना आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए कर रही थी, वही काम राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता दूरदर्शन न्यूज पर पूरे विभत्स, भद्दे और नंगे तरीके से तिहाड़ शिरोमणि कर रहे थे। पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां लगभग 6.5 करोड़ हिंदू रहते हैं और 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। फिर भी पिछले 15 वर्षों से वहां के हिंदू एक अल्पसंख्यक की तरह रह रहे हैं और वहां के मुसलमान बहुसंख्यक की तरह पश्चिम बंगाल में राज करते चले आ रहे हैं। वहां पर हिंदुओं का दम घुट रहा था और बीजेपी ने हिंदुओं की इसी दबी हुई और कुंठित भावना को व्यक्त करने का एक मौका दिया। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और असम से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम पर ऐसा सूखा घोषित कर रखा है कि रेगिस्तान भी शर्मा जाए। करोड़ों की आबादी वाले इन राज्यों में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। यह सियासी छुआछूत, हिंदू तुष्टीकरण, पॉलिटिकल बाइकॉट या फिर मॉडिफाइड इंडिया का अपडेटेड संस्करण है। इसका शोरूम सबका साथ सबका विकास है, लेकिन गोदाम में सड़ियल हिंदुत्व भरा हुआ है। अंजना और सुधीर जो मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, उसकी हवा उनके नए नवेले पोस्टर बॉय मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एकदम शुरुआत में ही निकाल दी है। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। शुवेंदु अधिकारी की इस ईमानदारी की दाद देनी चाहिए। उन्होंने कम से कम टीवी स्टूडियो वाली शर्मीली सांप्रदायिकता का पाखंड तो नहीं पाला। जो बात गोदी एंकर हरे भगवा ग्राफिक्स और डिबेट के जरिए घुमा फिरा कर कहते हैं, वही बात शुवेंदु बाबू ने खुला माइक पर बोल दी। खैर, राजनीति में अब वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वन धर्म वन डिश का दौर आ गया है। यूपी की योगी सरकार अब आपको स्वाद का संस्कार सिखाएगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के जरिए। 75 जिलों की यह पवित्र थाली पूरी तरह से शाकाहारी और निरामिष है। योगी जी की सरकार ने इसमें एक भी नॉनवेज आइटम को जगह नहीं दी है। हद तो ये है कि लखनऊ के वो मखमली कबाब और जायकेदार बिरयानी, जिसकी धाक पूरी दुनिया में जमी हुई है, उसे भी इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, एक जिला एक व्यंजन योजना से मांसाहारी आइटम हटाए गए हैं। गुलाटी कबाब और अवधी बिरयानी मेन्यू से बाहर। 75 जिलों की सूची में अब केवल शाकाहारी उत्पाद शामिल हैं। और बदले में लखनऊ की पहचान क्या चुनी गई? रेवड़ी। मतलब नवाबों के शहर में कबाबों को भूलकर आप रेवड़ी चूसेंगे। हमारे शो के को राइटर अभय भी लखनऊ से ही आते हैं। इन्होंने अपनी लखनवी तहजीब, मोहल्ले की मेंबरशिप और टुंडे कबाबी के यहाँ अपना एंट्री परमिट बचाए रखने के लिए एक बात बड़ी ईमानदारी से कबूला है। बकौल अभय, लखनऊ में रहते हुए कभी ऐसा दिन नहीं आया जब उनके दोस्तों ने कहा हो, चलो भाई आज टुंडे छोड़ो, रेवड़ी खाने चलते हैं। क्यों अभय? सत्यवचन सर। बाकी लिस्ट तो ऐसी है जैसे किसी ने नुक्कड़ के ठेले को ही राजकीय भोज घोषित कर दिया हो। समोसा, कचौरी और आलू पूरी जैसे आइटम जो हर गली में मारे मारे फिरते हैं, उन्हें जिले की शान बताया जा रहा है। रायबरेली के साथ अलग ही लेवल का कांड हो गया है। वहाँ का कुजीन मसालों को चुना गया है। मतलब रायबरेली जाइए और कटोरा भर के हल्दी धनिया फाँक लीजिए, क्योंकि सरकार की नज़र में वही सबसे लजीज व्यंजन है। यस सर, ऑर्डर प्लीज। हेलो, हाफ तंदूरी चिकन, 1 भुना मटन, 4 तंदूरी रोटी विथ बटर। नो नॉन वेज, ओनली वेज सर। डॉक्टर साहब, आई एम गोइंग आउटसाइड टू फाइंड माय ड्रीम फूड। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में सिर्फ क्यूजीन ही नहीं, एनकाउंटर भी बड़े पैमाने पर परोसा जा रहा है। सुबह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन और शाम ढलते ही 1 थाना 1 एनकाउंटर। यूपी पुलिस ने बीते हफ्ते में 48 घंटे के भीतर 35 एनकाउंटर करके लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
यह देखकर ओलंपिक वाले भी सोच रहे होंगे कि शूटिंग का इवेंट जेवर एयरपोर्ट के पास ही शिफ्ट कर दिया जाए। इन 35 एनकाउंटर में 3 लोग परलोक भी सिधार चुके हैं। इन सभी एनकाउंटर्स की स्क्रिप्ट इतनी मिलती जुलती है कि लगता है पूरी यूपी पुलिस का कंटेंट राइटर एक ही है। वही पुरानी कहानी, पुलिस ने घेरा, बदमाशों ने कट्टा निकालकर धाएं धाएं गोली चलाई, पुलिस ने आत्मरक्षा में ठाए ठाए जवाबी फायरिंग की और सीधा घुटने के नीचे इंसाफ डिलीवर कर दिया। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला इस मामले में एनकाउंटर की राजधानी बन चुका है। वहां 40 घंटे में 10 एनकाउंटर हो गए। यहां मानवाधिकार आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक सब छुट्टी पर हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वैज्ञानिकों को इस बात पर गंभीर रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर यूपी पुलिस की गोलियों में ऐसा कौन सा दिव्य जीपीएस फिट है जो हर बार सीधे घुटने के नीचे ही न्याय पहुंचाता है। क्यों यूपी में इंसाफ अदालत से कम और घुटने की कटोरी से होकर ज्यादा गुजरता दिख रहा है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट DW हिंदी से है। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में रहने वाला मछुआरा समुदाय इन दिनों गहरे असंतोष में है। चेन्नई की प्यास बुझाने के लिए सरकार एक विशाल जलाशय परियोजना बना रही है, लेकिन इसकी कीमत उन गांवों, बैकवाटर झीलों और मैंग्रोव जंगलों को चुकानी पड़ सकती है, जिन पर हजारों परिवारों की रोजी रोटी टिकी है। दक्षिण भारत में मछुआरों के इस गांव में असंतोष पनप रहा है। नदी का बहाव रोके 5 दिन ही हुए और पानी सूखने लगा है। हमें समंदर में तंग करते हो, ठहरे हुए पानी में तंग करते हो, हम जाएं तो कहां जाएं? उस प्लांट की वजह से तट से जुड़ी हमारी तमाम आजीविका बर्बाद हो गई। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।